नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बैक्टीरिया से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इस तरीके की वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव होते हैं? तो बताइए। यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं आप लोग, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, विषाणु, कवक। तो बैक्टीरिया किस प्रकार का जीव है? देखिए, विषाणु और कवक तो अलग ही चीज़ हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस बचे हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं और ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि जिसमें जो केंद्रक होता है सुविकसित नहीं होता है, सुव्यवस्थित नहीं होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शंस है मॉलिक्यूलॉजी, बॉटनी, बैक्टीरियोलॉजी या जूलॉजी। तो यहाँ पे देखिए, सही ऑप्शन क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट भी करते रहिएगा। कमेंट करने से यानी कि आपको आप जब लिखते हैं किसी चीज़ को तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बैक्टीरिया का प्रजनन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है? इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया का प्रजनन मुख्य रूप से किस प्रकार से होता है? ऑप्शन है द्विविभाजन या द्विभाजन या बाइनरी फिजन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, और दूसरा है अंकुरण, और तीसरा है बीजाणु निर्माण, चौथा है यौन प्रजनन, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है इसका द्विविभाजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैक्टीरिया का जीनोम किस प्रकार का होता है? बैक्टीरिया का जीनोम किस प्रकार का होता है? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए जीनोम क्या होता है, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। जीनोम होता है जीन्स के पूरे सेट को, मतलब कि एक बैक्टीरिया या एक किसी जीव में जो जीन्स होते हैं उन जीन्स के पूरे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जीनोम किस प्रकार का होता है? यहाँ पे ऑप्शन है रिंग के आकार का, रैखिक, अर्धचक्राकार या सर्पिल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रिंग के आकार का होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक क्या होता है? बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक क्या होता है? प्रोटीन, ग्लाइकोजन, पेप्टिडोग्लाइकन, लिपिड। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है, बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहते हैं अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की किस संरचना का उपयोग गति के लिए होता है? गति मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है बैक्टीरिया किस संरचना के कारण गति करता है। यहाँ पे ऑप्शन है सीलिया, फ्लैजिला, पिलाई और गोल्जी बॉडी। सही उत्तर है फ्लैजिला, ठीक है। बैक्टीरिया में फ्लैजिला जो है, जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला के कारण ही वो बैक्टीरिया क्या कर पाते हैं? गति कर पाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला और शिगेला। सही उत्तर क्या होगा? तो लैक्टोबैसिलस जो है ये लाभकारी बैक्टीरिया है, लाभदायक बैक्टीरिया है। क्या करता है ये लैक्टोबैसिलस? दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या होता है? प्रोटीन का अणु होता है, अतिरिक्त डीएनए या आरएनए संरचना या कोशिका झिल्ली। तो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड जो है अतिरिक्त डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अतिरिक्त डीएनए का मतलब एक सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया। सपोज कि ये बैक्टीरिया एक है, ठीक है, एक बैक्टीरिया सेल है, सिंगल सेल तो होता ही है वो। अब यहाँ पे उसका डीएनए है, ठीक। तो इसी बैक्टीरिया के अंदर कोशिका द्रव्य में एक सर्कुलर एक्स्ट्रा, एक नहीं बहुत सारे पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए पाए जाते हैं जिसको अतिरिक्त डीएनए कहते हैं हम लोग। उस डीएनए को ही हम लोग क्या कह, उसका नामकरण किया गया है प्लाज्मिड, ठीक है, उसी को बोला जाता है प्लाज्मिड। ओके, बी नंबर सही था ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है?
लैक्टोबैसिलस, एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम और साल्मोनेला। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है एजिटोबैक्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है? हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल, कवक और लाल शैवाल। सही उत्तर है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नीला हरा शैवाल। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है नीले हरे शैवाल, ठीक है, या नीला हरा शैवाल कहते हैं। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया में कौन सी संरचना डीएनए ले जाती है? कौन सी संरचना डीएनए ले जाती है? राइबोसोम, नाभिक, न्यूक्लाइड और सेंट्रोसोम। तो बैक्टीरिया में जो संरचना होती है एक न्यूक्लाइड जिसमें डीएनए पाया जाता है, वो डीएनए को लेकर जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। न्यूक्लाइड जो है डीएनए संरचना को ले जाती है, ठीक। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया का कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? बैक्टीरिया का कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिजन या फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब मैं चारों को बता देता हूँ। माइटोसिस जो है वो आपका सूत्री समसूत्री विभाजन जिसको कहते हैं, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, बाइनरी फिजन जो है ये बाइनरी फिजन को मतलब द्विखंडन, ठीक है, मतलब दो भागों में टूट जाना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है वो टूटना, कहीं से भी टूटना, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक किसके खिलाफ प्रभावी होता है? तो एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ प्रभावी होता है? तो वो होता है बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है, बैक्टीरिया के खिलाफ होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है स्फेरिकल यानी कि गोल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? गोल आकार के बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, गोल होते हैं, तो उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? बैसिलस, कोकस, स्पाइरिल या विब्रियो, ठीक है। सही उत्तर है कोकस जो है, कोकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। गोल आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कोकस कहते हैं। अगला प्रश्न है किस बैक्टीरिया से टीबी रोग होता है? किस बैक्टीरिया से टीबी रोग होता है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस रोग? तो यहाँ पे देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बैक्टीरिया को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट या सूर्य का प्रकाश या ऑक्सीजन। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सही उत्तर है इसका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बैक्टीरिया को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है विषाणुओं और बैक्टीरिया के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? बैक्टीरिया जीवित होते हैं जबकि विषाणु निर्जीव होते हैं। बैक्टीरिया बहुकोशिकीय होते हैं, बैक्टीरिया डीएनए नहीं रखते। बैक्टीरिया कोशिका भित्ति के बिना बने होते हैं। देखिए बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन्स के बने होते हैं वो, और बैक्टीरिया डीएनए नहीं रखते हैं, ये भी गलत है क्योंकि बैक्टीरिया में डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरिया बहुकोशिकीय, ये भी गलत है क्योंकि बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय होता है। अब सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है बैक्टीरिया जीवित होते हैं। तो बैक्टीरिया तो जीवित है ही है, बैक्टीरिया क्या है? सजीव है। जबकि विषाणु यानी कि वायरस क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। अच्छा एक चीज़ और है विषाणुओं के बारे में, एक फैक्ट ये है कि जो विषाणु होते हैं इनको हम सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये विषाणु किसी सजीव कोशिका में पहुंचता है तो ये सजीवों की भांति कार्य करने लग जाता है, ठीक है। और जब किसी सजीव कोशिका से बाहर होता है तो एक निर्जीव की तरह कार्य करता है, इसलिए विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा बैक्टीरिया खाद्य विषाक्तता का कारण बनता है? कौन सा बैक्टीरिया खाद्य विषाक्तता का कारण बनता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है? स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, एजिटोबैक्टर और साइनोबैक्टर। सही उत्तर है साल्मोनेला जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ये फूड पॉइजनिंग को जन्म देता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। एजिटोबैक्टर के बारे में आपको बताइए क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया का कौन सा समूह उच्च तापमान पर पनप सकता है? ठीक है, बैक्टीरिया का कौन सा समूह उच्च तापमान पर पनप सकता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हीट में, बहुत ज़्यादा गर्मी तापमान को झेल सकता है?
साइनोबैक्टीरिया, थर्मोफाइल्स, मेसोफाइल्स और साइकोफाइल्स। सही उत्तर होगा थर्मोफाइल्स जो है बहुत ही उच्च तापमान को भी झेल सकता है। ये बैक्टीरिया उच्च तापमान पे भी जीवित रह सकता है। मेसोफाइल्स जो होता है ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडे, मतलब ये मीडियम वाले टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। और साइकोफाइल्स जो होते हैं ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ पे बर्फ़ है या फिर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जो डाउन वाला टेम्परेचर होता है वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, साइकोफाइल्स इनको कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किसके विरुद्ध प्रभावी है? पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक है, तो किसके प्रति किसके विरुद्ध प्रभावी होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, डीएनए या राइबोसोम? तो पेनिसिलिन जो है वो कोशिका भित्ति के खिलाफ यानी कि उसके विरुद्ध प्रभावी होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।